व्हाट इज वेव? अब देखिए, वेव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है फिजिक्स का, तो हम यहां पे समझेंगे कि क्या मतलब है वेव का। उसकी डिफिनीशन नीचे लिखी है मैंने, बट मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि वेव कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे लाइट वेव, लाइट क्या होती है हम जानते हैं, लाइट इज अ टाइप ऑफ वेव। साउंड वेव, साउंड वेव, साउंड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो भी एक वेव है। और बहुत सारे वेव के एग्जाम्पल्स होते हैं। साउंड को वेव क्यों बोलते हैं या लाइट को वेव क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे साउंड की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो एक आदमी यहां है और दूसरा आदमी यहां है, ठीक है। ये आदमी बोलता है तो ये आदमी सुनता है, ठीक है। तो जब ये आदमी बोल रहा है और ये सुन रहा है, तो क्या इस आदमी से इस आदमी तक कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कोई एनर्जी पहुंच रही है इस आदमी से इस आदमी तक? बिल्कुल, साउंड एनर्जी पहुंच रही है, साउंड एनर्जी। सही बात है। जब ये आदमी बोल रहा है और ये सुन रहा है, तो यहां से यहां साउंड एनर्जी जा रही है। लेकिन क्या इस आदमी और इस आदमी के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है? क्या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीज होती है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाए और उन दोनों जगह के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, तो हम बोलते हैं कि वेव है, तो हम बोलते हैं वेव है। जैसे आप लाइट की बात करो, मान लो यहां पे एक टॉर्च है, टॉर्च या बल्ब है, ठीक है, और आप यहां पे खड़े हो, तो बल्ब से लाइट निकलती है, बल्ब से लाइट निकलती है, वो लाइट निकल के आप तक पहुंचती है। तो क्या बल्ब से आप तक कोई एनर्जी आई? बिल्कुल आई। कौन सी एनर्जी आई? लाइट एनर्जी आई। लेकिन क्या बल्ब और आप में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है? नहीं है। तो हम बोलेंगे लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। जैसे मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मूवी देखने जाते हो आप, तो ये मूवी का टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर। देखने गए होगे आप मूवी, तो जाते ही होगे। और यहां पे क्या है कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कैटरीना कैफ की कोई मूवी रिलीज हुई है, तो बड़ी लंबी लाइन लगी है लोग की टिकट खरीदने के लिए। तो आप भी पहुंच जाते हो, यहां पे लाइन में लग जाते हो। लेकिन आप देखते हो कि यार जो लाइन में सबसे आगे वाला आदमी है, ये आप हो। लाइन में जो सबसे आगे वाला आदमी है, ये तो आपका दुश्मन है। तो ये तो आपकी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहा है आजकल, तो आपका तो बड़ा दुश्मन हुआ, आपको मन करता है खूब मारे इसको। तो एक तो काम आप ये कर सकते हो कि यहां पहुंचो और 2-3 पंच इसको एकदम जड़ दो। लेकिन यार वो तो अच्छा स्टाइल नहीं होगा यार, थोड़ा मार वार फंस जाएगी यहाँ पे। तो आप थोड़ा क्या दिमाग वाले आदमी हो, फिजिक्स फिजिक्स लगाते हो हर जगह पे, तो आप थोड़ा दिमाग लगाते हो कैसे इसको मारा जाए। आप क्या करते हो, अपने आगे वाले आदमी को कस के धक्का दे देते हो। तो ये अपने आगे वाले पे गिरेगा, 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 और ये टिकट काउंटर पे गिर जाएगा। और टिकट काउंटर लोहे का बना हुआ था, तो ये जब टिकट काउंटर पे गिरेगा तो इसका सर फूट जाएगा, इसका सर फूट जाएगा, नाक लाल हो जाएगी बेचारे की। हो गया वो काम, तो संतुष्टि मिल गई आपको उसको मार के। तो खैर ये तो कहानी हो गई, लेकिन यहाँ पे वेव कहां है? इसको वेव से लेना देना क्या है? एक्चुअली ये जो पूरी सिचुएशन है वो वेव का एग्जांपल है। क्यों? देखो, आपसे आपके एनिमी तक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, बिल्कुल हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तभी तो बेचारे की नाक टूटी ना। आपसे आपके एनिमी तक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। लेकिन क्या आप में और आपके एनिमी में कोई कांटेक्ट है डायरेक्ट? नहीं है, नहीं है। तो हम बोलेंगे यहां पे वेव है, वेव। तो आप समझ गए होंगे वेव का क्या मतलब होता है। वेव का मतलब है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिनके बीच में कांटेक्ट नहीं होता है। तो आप देखें डिफिनेशन वेव की हम क्या लिखेंगे, वेव इज अ फेनोमेना or disturbance. Wave is a phenomena or disturbance in which energy is transferred from one point to another. Energy is transferred from one point to another, from one point to another, or one point to another without any direct contact between two points. Without any direct contact between the points. जैसा कि मैंने आपको बताया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमें लिखना चाहिए कि particles of medium only vibrate, they do not move from one point to another, ये क्या मतलब है इसका? जैसे हमने साउंड की बात की, तो हमने देखा कि यहां पे जो साउंड एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है,
तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, टू फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। लेकिन वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा नहीं रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा नहीं रहे। यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल होता है वो चल के यहां नहीं चल जाता है दूसरे आदमी तक, वो सिर्फ अपने पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी बस इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा कौन रहा है? सिर्फ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी। एयर के मॉलिक्यूल्स यानी मीडियम के पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं। वैसे आप यहां भी देख सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ एनर्जी जा रही है। कोई भी आदमी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव नहीं कर रहा है। आदमी लोग तो सिर्फ वहीं पे रह के थोड़ा सा मूव करते हैं, वहीं पे रह के थोड़ा सा मूव करते हैं। तो इसी लिखा गया पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ओनली वाइब्रेट, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एनर्जी मूव करती है। वेव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, स्पेलिंग पे ध्यान दें, और ट्रांसवर्स। तो इन दोनों टाइप में क्या डिफरेंस होता है हम देखेंगे। जैसे हम साउंड वेव की बात करते हैं कि आप अगर बोल रहे हो और दूसरा आदमी यहां पे सुन रहा है, तो साउंड कैसे ट्रैवल कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। साउंड एनर्जी या साउंड जो है हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ओके, अब बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, एयर मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। तो आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, साउंड जो है या साउंड वेव जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ अलग टाइप के वेव्स भी होते हैं जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं, हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि जो वेव होती है वो मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करते हैं, वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप बात को समझे, जिसे हमने साउंड वेव पढ़ा है, तो साउंड वेव में क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं, साउंड वेव आगे जा रही है और एयर के जो पार्टिकल्स है वो भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेव्स भी होते हैं जिसमें वेव आगे की तरफ जा रही है, एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। ऐसे वेव्स के बारे में हम हाई क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टाइप के जो वेव्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और इस टाइप के वेव्स जो होते हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम लिख सकते हैं दोनों का डेफिनेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू टू एंड फ्रो मोशन in the same direction in which the wave moves. Do to and fro motion in the same direction in which the wave moves. सही बात है। Transverse waves are waves in which particles of medium do to and fro motion perpendicular to direction of movement of wave. Perpendicular to direction of movement of wave. जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के एक एग्जांपल की हम बात करें तो दैट इज साउंड वेव, जैसा कि आप समझ ही गए। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल की बात करें तो हम लिख सकते हैं लाइट वेव। हालांकि लाइट वेव जो है वो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की वेव होती है और बहुत हाई क्लासेस में ही हम उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से टर्म है, बट इसको ध्यान से हम देखेंगे तो समझ लेंगे। जैसे बात करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की, ओके, हमने पढ़ा है कि कैसे टैप करने पे इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखो ट्यूनिंग फॉर्क के आसपास हवा है और ये ग्रीन जो डॉट्स है वो हवा के मॉलिक्यूल्स को डिनोट कर रहे हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो देखें अभी जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये हवा के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ चेंज आ जाता है, कुछ चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है वही हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो समझ लो हमने इसे टैप कर दिया, ये जो पार्ट है ट्यूनिंग फॉर्क का वो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो क्या होगा, आगे जाएगा तो ये हवा को धक्का देगा आगे की तरफ। सही बात है, हवा को धक्का देगा, हवा को धक्का देगा तो क्या होगा, हवा के मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से धक्का देगा तो हवा के मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। ओके, दूर वाले जो मॉलिक्यूल्स है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या होगा आगे, ये जो पार्ट है अब वो पीछे आएगा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो पीछे आएगा। पीछे आने पे क्या होगा,
पीछे आया। तो देखो ये जो रीजन बना था ये तो चल के आगे आ गया, ध्यान देखिए ये तो चल के आगे आ गया, आगे। ये जब पीछे आया तो यहां खाली जगह क्रिएट हो गई, खाली जगह क्रिएट हो गई। तो यहां की जो हवा है वो एक्सपैंड हो गई, उसको खाली जगह मिली ना तो एक्सपैंड हो गई। तो यहां के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक बात है। तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क का पार्ट आगे गया था तो उसने हवा को दबाया और मॉलिक्यूल्स पास पास आए। जब ये पीछे गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर आए, और यही सिलसिला चलता रहता है। फिर ये आगे आएगा तो क्या होगा, तब तक ये जो पार्ट है जो यहां आया था वो और यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो यहां पहुंच जाएगा। और ट्यूनिंग फॉर्क आगे आया तो वो हवा को दबाएगा, इस तरह से फिर से मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। तो यही सिलसिला चलता रहता है। फिर ये पीछे आया तो फिर हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, फिर आगे आया तो फिर पास पास आएंगे, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक रीजन बना था जहां पे हवा के मॉलिक्यूल्स पास पास थे, वो रीजन आगे गया और आगे गया और आगे गया और आगे गया, ठीक। फिर एक रीजन बना जहां हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, फिर टाइम के साथ वो रीजन आगे गया आगे गया आगे गया। फिर एक रीजन बना जहां पे हवा के मॉलिक्यूल्स पास पास थे और फिर वो रीजन भी आगे गया। तो यही सिलसिला चलता रहता है। जैसे जैसे ये ट्यूनिंग फॉर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता है, ऐसे रीजन बनते जाते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बोलते हैं साउंड आगे जा रहा है, साउंड आगे जा रहा है। तो अब देखिए ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन जहां पे हवा के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन नाम से समझ में आ रहा होगा, कंप्रेशन। और ये जो रीजन है जहां पे हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि कंप्रेशन वो रीजन है जहां मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब आप समझते होंगे, अगर हवा के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, बहुत एकदम क्लोजली पास पास हैं, जितने ज्यादा पास है हम बोलेंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा है। तो कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा होती है। रेयर फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, दूर दूर है, तो हम बोलेंगे यहां पे जो डेंसिटी है वो कम है। तो डेंसिटी कम होने का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स पास पास होना। तो हम ऐसा यहां पे लिख सकते हैं, when sound is produced by to and fro movement, compressions and rare fractions are created. Compressions and rare fractions are created. Compressions are regions of high density, are regions of high density. High density बोलने का मतलब है मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। Rare fractions are regions of low density. एक और बात है कि जहां पे कंप्रेशन होता है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। प्रेशर, हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और जहां पे रेयर फ्रैक्शन है, डेंसिटी कम है, वहां पे हवा का प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो होता है, तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा भी सुन सकते हैं। ये जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हवा में बन रहे हैं, उसके बारे में हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, क्योंकि हवा को तो देख ही नहीं सकते। बट किसी और जगह पे आप इन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन को देख सकते हो, उससे आपको थोड़ी और फील आती है कि हाँ यार ऐसा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक चीज होती है स्लिंकी, बोलते हैं इसको स्लिंकी, पिंकी नहीं, स्लिंकी। स्पाइरल टाइप होता है, इसको लंबा या छोटा किया जा सकता है। तो आप सपोज करें स्लिंकी आपने ऐसे पकड़ रखी है पहले, ठीक है, स्पाइरल टाइप है, स्प्रिंग टाइप है, ऐसे पकड़ रखी है दोनों एंड से। फिर अगर आप एक एंड पे अपना हाथ आगे पीछे करोगे ना, इस तरह से आगे पीछे करोगे, तो स्लिंकी में थोड़ा चेंज आएगा। पहले स्लिंकी के स्पाइरल्स आप देखें इक्वल डिस्टेंस पे थे। फिर क्या होगा कि जब आप अपने हाथ को आगे पीछे मूव करोगे तो आप कहीं पे स्पाइरल्स पास आ जाएंगे, कहीं पे दूर चले जाएंगे, कहीं पे पास आ जाएंगे, कहीं पे दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो जहां पास आ गए उस रीजन को हम कंप्रेशन बोलेंगे, जहां दूर आ गए उस रीजन को हम रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हवा में हो रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। तो आप देखें,
अभी हमने ट्यूनिंग फॉर्क की बात की थी कि कैसे उसे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क ही क्यों, कोई भी सोर्स हो साउंड का, मतलब हम भी अगर बोल रहे हैं या फिर किसी स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो भी उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। आप देख सकते हैं रेयर फ्रैक्शन देख के आपको लग रहा होगा कि यहां पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, कंप्रेशन यहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है वो डेंसिटी वेरिएशन को दर्शा रहा है कि रेयर फ्रैक्शन के रीजन में मॉलिक्यूल्स दूर है, डेंसिटी कम है, कंप्रेशन वाले रीजन में मॉलिक्यूल्स पास है, डेंसिटी ज्यादा है, राइट। अब इसी सिचुएशन में एक और डायग्राम जनरली बनाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन, यहां पे आप देखें बहुत सारी वर्टिकल लाइंस बनाई गई हैं, ओके, व्हाइट रंग की। तो देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होता है, जहां पे डेंसिटी कम होती है वहां पे प्रेशर भी कम होता है। तो रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम होगा, कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, सही। तो आप देखिए कंप्रेशन में यहां पे हमने बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बनाई है वर्टिकली, बहुत सारी व्हाइट व्हाइट स्ट्रेट लाइंस हैं, बिल्कुल भरी भरी सी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, सही बात है। यहां पे आप देखें रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन में हमने कम लाइंस बनाई है, इसका मतलब है यहां के प्रेशर कम है, प्रेशर कम है क्योंकि डेंसिटी कम है, सही है। तो ये जो ग्राफ है वो प्रेशर वेरिएशन बता रहा है कि यहां पे बहुत सारी लाइंस है, कंप्रेशन है, प्रेशर ज्यादा है, यहां पे कम लाइंस है, रेयर फ्रैक्शन है और प्रेशर जो है वो कम है। अब हम यहां पे एक ग्राफ बनाएंगे, तो डेंसिटी की बात करते हैं। तो जब साउंड नहीं थी तो कुछ डेंसिटी थी, वाकई कुछ डेंसिटी थी, कंप्रेशन में वो डेंसिटी का क्या हुआ है, वो डेंसिटी बढ़ी हुई है, और रेयर फ्रैक्शन में वो जो डेंसिटी है वो कम हुई हुई है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, अब ध्यान दो, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे कहीं पे हमें कम डेंसिटी वाला रीजन मिलेगा, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी वाला रीजन मिलेगा, कहीं पे कम डेंसिटी वाला रीजन मिलेगा, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी वाला रीजन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं डेंसिटी वैरी कर रही है, तो उसी से रिलेटेड हम ग्राफ बना रहे हैं। आप ध्यान देंगे डिस्टेंस, देखें आप जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम डेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं इस ग्राफ से कि जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये नॉर्मल डेंसिटी को डिनोट कर रही है, नॉर्मल डेंसिटी इन एब्सेंस ऑफ साउंड, नॉर्मल डेंसिटी इन एब्सेंस ऑफ साउंड। मतलब साउंड नहीं था तो हम बोल रहे हैं इतनी डेंसिटी थी, ग्रीन लाइन। तो कभी डेंसिटी उससे ज्यादा होगी कहीं पे और कहीं पे डेंसिटी कम होगी। जैसा कि आप ध्यान से देखें, शुरू में हमारे पास यहां पे कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब डेंसिटी ज्यादा है। तो आप देखें डेंसिटी का जो ग्राफ है वो ऊपर है, ऊपर मतलब डेंसिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद आप देखें यहां पे रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन मतलब डेंसिटी कम है, कम है, नॉर्मल से कम है, नॉर्मल से कम है। तो आप ग्राफ देखें वो लाइन के नीचे है, डेंसिटी नॉर्मल से कम है। फिर आप देखें यहां पे हमारे पास कंप्रेशन है, मतलब डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा है। तो आप देखें ग्राफ को, डेंसिटी जो है वो नॉर्मल के ऊपर है। फिर रेयर फ्रैक्शन है, फिर रेयर फ्रैक्शन मतलब डेंसिटी नॉर्मल से कम, डेंसिटी नॉर्मल के से कम है, नीचे नीचे। तो इस तरह से एक ग्राफ बनाया जाता है डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ग्राफ इज शोइंग हाउ डेंसिटी चेंजेस विथ डिस्टेंस। तो ग्राफ शो कर रहा है कि डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ। एक चीज और आप यहां पे देखें, जैसे ये कंप्रेशन को पकड़ा मैंने, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग का ये इतना ग्राफ है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि डेंसिटी ऊपर है, नॉर्मल से ज्यादा है। बट आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हर जगह पे बराबर अमाउंट से ज्यादा नहीं है। जैसे कि यहां पर डेंसिटी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, यहां पर नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है। फिर लेकिन यहां पे अगर हम देखें बीचों बीच एकदम, तो डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कंप्रेशन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी बढ़ी है, लेकिन पूरे कंप्रेशन में डेंसिटी बराबर अमाउंट से नहीं बढ़ती है। आप देख सकते हो जैसे कि यहां पे कम अमाउंट से बढ़ी है और यहां पे ज्यादा अमाउंट से बढ़ी है। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन डेंसिटी इज नॉट सेम थ्रू आउट
कंप्रेशन, पूरे कंप्रेशन में डेंसिटी सेम अमाउंट से नहीं बढ़ती है। और सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ती है? यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पर जो डेंसिटी का इंक्रीज हुआ है वो सबसे ज्यादा है। मतलब वो कौन सा पॉइंट है? आपको लग रहा होगा कि वो कंप्रेशन का बीचों बीच वाला पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट। तो हम इसको भी लिख सकते हैं मैक्सिमम इंक्रीज इन डेंसिटी एट सेंटर ऑफ कंप्रेशन, एट सेंटर ऑफ कंप्रेशन। और यही बात जो है वो रेयर फ्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। आप कोई रेयर फ्रैक्शन को अगर देखें, मान लो ये रेयर फ्रैक्शन हमने पकड़ लिया, तो आप देख सकते हैं कि इस रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन में डेंसिटी नीचे है, नीचे मतलब नॉर्मल से कम है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग है, हर जगह पे अलग है, ठीक है। और सबसे कम इंटेंसिटी यहां पे, वो भी आपको दिख रहा होगा, सबसे कम इंटेंसिटी यहां पे। और ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? शायद आपको समझ में आ रहा हो, वो रेयर फ्रैक्शन का सेंटर वाला पॉइंट है, रेयर फ्रैक्शन का सेंटर वाला पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन ये है कि कंप्रेशन में, ध्यान देंगे आप बहुत, कंप्रेशन में डेंसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग बढ़ती है, और बीच वाले पॉइंट में सबसे ज्यादा बढ़ती है। रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कम होती है, कम होती है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग अमाउंट से कम होती है, और बिल्कुल बीचों बीच की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कम होती है वहां पे। ओके, तो ये तो हमने देखा कि डेंसिटी का ग्राफ कैसे बनता है। अब देखो, जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं, मैंने बात की कि डेंसिटी वेरी होती है, लेकिन हमने ये भी बात की कि प्रेशर भी वेरी होता है, प्रेशर भी वेरी होता है, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी की जगह पे प्रेशर का ग्राफ बनाना चाहें, प्रेशर का, कि यार जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है, उसका ग्राफ बनाना चाहिए, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? बहुत आसान है, जैसा डेंसिटी का ग्राफ था ना वैसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहां डेंसिटी ज्यादा होती है वहीं पे प्रेशर भी ज्यादा है, जहां पे डेंसिटी कम है वहीं पर प्रेशर भी कम है, ठीक है। तो प्रेशर का ग्राफ वैसा ही बनेगा एग्जैक्टली जैसा का डेंसिटी का बना है। तो अगर मैं प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ बनाना चाहूं तो वो भी एग्जैक्टली यही होगा। यही जो ग्राफ है मेरा, यही प्रेशर और डिस्टेंस का ग्राफ भी कहलाएगा। तो आपसे अगर डेंसिटी डिस्टेंस का ग्राफ पूछा जाए तो भी आप यही बनाएंगे, और प्रेशर डिस्टेंस का ग्राफ पूछा जाए तो भी यही बनाएंगे। इस ग्राफ का मतलब तो हमने समझ लिया, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखना चाहेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत ही सिंपल है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। देखें आप, इस ग्राफ को आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये ऊपर वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्से, और दूसरे ये नीचे वाले हिस्से, नीचे वाले हिस्से। तो ये जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं इनको पीक बोलते हैं, या फिर मोर टेक्निकली क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाले हिस्से हैं उनको वैली बोलते हैं, या फिर मोर टेक्निकली ट्रफ बोलते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा जो टर्म है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए आप, ये जो डिस्टेंस है ये, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और सिंबल ए से डिनोट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम, मैक्सिमम जो डेंसिटी का चेंज है, मैक्सिमम, ठीक है, जो कि कंप्रेशन के सेंटर पे होता है, हमने बात की थी, इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। और तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, ये डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, ये डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। तो एम्पलीट्यूड आप समझ गए हैं क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किस ग्राफ में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किस ग्राफ में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया इस ग्राफ में, और इसमें कम हो गया। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग बात भी होती है जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे। सो द नेक्स्ट टर्म इज एन इंपॉर्टेंट टर्म एंड दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ आप देखें, जैसे देखो ये एक बिल्कुल पीक वाला पॉइंट है, बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट, और ये भी बिल्कुल एक टॉप वाला पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसको सिंबल, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive peaks of graph। ग्राफ के जो दो अगल बगल वाले पीक्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ।
तो आप ये भी समझ रहे होंगे शायद कि ये जो डिस्टेंस है, ये कैसे डिस्टेंस है? ये दो बॉटम वाले पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस है, ग्राफ के दो बॉटम वाले पॉइंट्स के बीच में। तो ये जो है, क्या ये भी वेवलेंथ होगी? बिल्कुल। ये जो डिस्टेंस है दो बॉटम के बीच में और ये जो डिस्टेंस है दो पीक्स के बीच में, वो सेम होती है। तो दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ। तो मैं ऐसा भी लिख सकते थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बॉटम्स ऑफ ग्राफ। वेवलेंथ को आप एक अलग तरीके से भी थोड़ा सोच सकते हो कि ये जो टॉप वाला पॉइंट है जहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो कंप्रेशन का सेंटर का पॉइंट है। फिर यहां पे ये जो पीक वाला पॉइंट है, ये भी कंप्रेशन के सेंटर का पॉइंट है। सही। तो इस दूरी को अगर हम वेवलेंथ बोल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कंप्रेशन? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कंप्रेशन, बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और शायद आप समझ गए होंगे, उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये अगर रेयर फ्रैक्शन का सेंटर है और ये रेयर फ्रैक्शन का सेंटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी वेवलेंथ ही कहलाएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस। वेवलेंथ की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस ये दूरी, दूरी। तो ऑब्वियसली यूनिट क्या है उसकी? ऐसा यूनिट, मीटर। मीटर। ओके। वेवलेंथ को एक और तरीके से देखा जा सकता है। आप देखें कि जैसे मैं कुछ पॉइंट्स नेम कर देता हूं, ए, बी और ये पीक पॉइंट सी। देखो, ए से बी तक की डिस्टेंस को हम वन वेवलेंथ बोल रहे हैं, वेवलेंथ बोल रहे हैं। ठीक है। फिर आप देखो बी से सी तक की कहानी, अगर आप देखो बी से सी तक, तो बिल्कुल वही कहानी है, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है। और जो चीज ग्राफ में ए से बी के बीच में है, देखें जो ए से बी के बीच में, वही ग्राफ बिल्कुल बी से सी के बीच में, बिल्कुल वही ग्राफ। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वेवलेंथ वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है जिसके बाद ग्राफ रिपीट होता है। सही बात है। देखो ये ग्राफ है, फिर यही ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो वेवलेंथ वो डिस्टेंस है जिसके बाद ग्राफ रिपीट होता है। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस ओवर विच ग्राफ और वेव रिपीट्स। ठीक है। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ओवर विच ग्राफ और वेव रिपीट्स। एक और चीज हम यहां पे देख सकते हैं, ये जो पार्ट होता है वेव का, इतना पार्ट जो है वेव का, या फिर यहां पे अगर हम देखें तो इतना पार्ट जो है वेव का, इसको बोलते हैं वन साइकिल ऑफ वेव। वन साइकिल ऑफ वेव या फिर वन कंप्लीट वेव। वन कंप्लीट वेव। बात सिंपल सी है, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने रेड में सर्किल किया है, वो फिर से रिपीट होता है ना, वो फिर से यहां पे रिपीट हो रहा है, फिर से यहां पे रिपीट हो रहा है, और अगर आगे भी हम अगर ड्रॉ करेंगे तो वो रिपीट होता जाएगा। तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं वन साइकिल ऑफ वेव और वन कंप्लीट वेव। लेट्स डू दिस स्मॉल क्वेश्चन। इफ वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 4 मीटर, किसी वेव की वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ, और कुछ चीजें हमें बतानी है। तो देखें, ये सपोज कोई वेव है, उसका कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, ग्राफ उसका, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 4 मीटर। वेवलेंथ दी हुई है 4 मीटर, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 4 मीटर। सही बात है। या फिर ये जो दो कंप्रेशन के सेंटर्स हैं, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 4 मीटर। निकालना क्या है? पहले पार्ट में देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कहने का मतलब है अगल बगल, अगल बगल। अगल बगल के जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है, उनके बीच की दूरी बतानी है, के बीच की। तो देखो, एक कंप्रेशन हम ये ले लेते हैं और उसके बगल वाला रेयर फ्रैक्शन ये ले लिया हमने। ठीक है। तो ये उसका सेंटर है कंप्रेशन का, और ये हो जाएगा हमारा रेयर फ्रैक्शन का सेंटर। तो ये अगल बगल के कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन है, उनके सेंटर है। तो उसके बीच की ये जो दूरी है ना, ये दूरी ये बतानी है, ये बतानी है। बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको शायद। ये पूरी डिस्टेंस 4 मीटर है, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 2 मीटर होगी। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ओके, दैट्स सिंपल। सेकंड पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कंप्रेशन। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कंप्रेशन। तो फर्स्ट और थर्ड कंप्रेशन किसको बोले? तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सोचो कि ये जो कंप्रेशन है ये मेरा फर्स्ट कंप्रेशन हो गया, तो ये कंप्रेशन को मैं सेकंड कंप्रेशन बोल सकता हूं, फिर इसको थर्ड कंप्रेशन बोल सकता हूं। तो हमें निकालना है फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस। फर्स्ट, फिर ये सेकंड और फिर ये थर्ड। तो ये पूरी दूरी हमें निकालनी है ए से लेके बी तक। तो फर्स्ट और थर्ड कंप्रेशन के बीच की जो दूरी है दैट इज ए बी। यहां से लेके यहां तक। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दूरी है ये 4 मीटर है, वैसे ये दूरी जो है ये भी कितनी है? 4 मीटर है। तो टोटल दूरी ए से बी तक कितनी हो गई? 8 मीटर। दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो ऐसे तो हम यहां पे बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स की, बट फ्रीक्वेंसी एक कॉमन टर्म है जो कई जगहों पे यूज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो आप बहुत जल्दी जल्दी हैंड्स को क्लैप कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी। तो सपोज करो 1 सेकेंड में आप 5 टाइम्स क्लैप कर लेते हो, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लैपिंग इज 5। अगर आप 1 सेकेंड में 15 बार क्लैप करते हैं तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लैपिंग इज 15। आप समझो मेरी बात? तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इवेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, frequency of any event is the number of times that event happens in 1 second। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितनी बार वो चीज होगी उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं HZ। बेसिकली हर्ज एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने काफी काम किया था इस फील्ड में, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ज रख दी गई। तो जैसे कि यहां पे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लैपिंग इज इक्वल टू 15 हर्ज। यहां पे एक और टर्म को हम समझ सकते हैं जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इस टर्म को भी हम समझ सकते हैं, हमें बहुत यूजफुल रहेगा आगे। क्या होता है टाइम पीरियड? जैसे आप देखो इस एग्जांपल की बात करें तो 15 टाइम्स आपने क्लैपिंग की, 15 टाइम्स क्लैपिंग की, सही है। कितने देर में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आपने 15 टाइम्स क्लैपिंग की। ओके, तो एक टाइम क्लैप करने में, एक क्लैप करने में कितना टाइम लगेगा? समझ रहे हो मेरी बात? 15 क्लैप्स करने में आपको 1 सेकेंड लगा, तो एक क्लैप करने में कितना टाइम लगेगा? बताएं। मैथ्स का सिंपल सवाल है। 1/15 सेकेंड्स इतना टाइम लगेगा आपको एक क्लैप करने में। तो ये जो टाइम आया ना, इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ क्लैपिंग, जिसको जनरली कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? तो कोई इवेंट बार बार हो रहा था, तो एक बार होने में उसको जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक बार होने में उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज टाइम नीडेड फॉर द इवेंट टू कंप्लीट वंस। एक बार होने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आप प्लीज नोट करें कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। प्लीज नोट करें फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकेंड में इवेंट कितनी बार होता है। 1 सेकेंड में इवेंट कितनी बार होता है? तो 1 सेकेंड में आपने 15 बार क्लैप किया, 15 बार इवेंट हुआ, इसलिए हमने बोल दिया फ्रीक्वेंसी इज 15। 1 सेकेंड में कितनी बार होता है, कितनी बार। और टाइम पीरियड क्या मतलब है? टाइम पीरियड का मतलब है कि एक बार उस इवेंट को होने में कितना टाइम लगता है। हम बार क्लैप कर रहे हैं, तो उस इवेंट को एक बार होने में, मतलब क्लैप को एक बार करने में कितना टाइम लगता है। तो प्लीज नो द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ऑल्सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी
और टाइम पीरियड में रिलेशन है। देखो क्लैपिंग वाले एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी 15 आया और टाइम पीरियड 1/15 आया, ठीक है। तो इनफैक्ट रिलेशन ये होता है कि टाइम पीरियड इज ऑलवेज 1/फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, टाइम पीरियड इज ऑलवेज 1/फ्रीक्वेंसी। तो हम बात करेंगे अब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में। तो जैसे ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल हम लेते हैं, हमने पहले भी देखा है कि ट्यूनिंग फोर्क से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। कैसे? जब ये आगे पीछे मूव करता है। कैसे? कुछ इस तरीके से आगे जाके पीछे आएगा, फिर आगे जाके पीछे आएगा, फिर आगे जाके पीछे आएगा, फिर आगे जाके पीछे आएगा। तो इस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो हमने देखा था साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आप देखिए, जब ये एक बार आगे जाके पीछे आ जाएगा वापस वहीं, एक बार जब वो इस तरह से मोशन कर लेता है तो हम उसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन। जब वो दूसरी बार इस तरह से मोशन कर लेता है तो हम बोलते हैं कि यार 2 वाइब्रेशन हो गए। जब तीसरी बार वैसे मोशन कर लेता है तो हम बोलेंगे 3 वाइब्रेशन हो गए। वैसे चौथी बार 4 वाइब्रेशन हो गए, ठीक है। अब जैसे कि आप सपोज करो कि एक सेकंड में बहुत जल्दी आगे पीछे कर रहा है, बहुत जल्दी आगे पीछे कर रहा है। एक सेकंड में इसने 50 वाइब्रेशंस कर लिए, ठीक है। एक सेकंड में इसने 50 वाइब्रेशंस कर लिए, और वाइब्रेशन करके कर क्या रहा है? ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस। तो एक सेकंड में इसने 50 वाइब्रेशंस कर लिए। तो इस केस में हम फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कोई इवेंट कितनी बार हो रहा है? 50 बार। तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज 50। अगर मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या क्या? 1/f। तो दैट इज 1/50 सेकेंड्स। दिस विल बी टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा? हमने देखा था कि कोई चीज अगर बार बार हो रही है तो एक बार होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो मतलब ये वो टाइम है जितने देर में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहां पे डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस done in 1 second by the object producing sound. Producing sound. सही बात है। जिस चीज से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड के बारे में लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या है? तो विल राइट टाइम पीरियड of the sound wave is the time taken for one vibration. Time taken for one vibration by the object producing sound. Producing sound. Okay? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को थोड़ा अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। क्या होता है? जब ये ट्यूनिंग फॉर्क एक वाइब्रेशन करता है, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क एक वाइब्रेशन करता है तो वो एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन बनाता है। कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन क्या होते हैं हमने देखा है, कैसे बनते हैं हमने ये भी देखा है। तो एक वाइब्रेशन में एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। तो हम इनफैक्ट को लिख भी सकते हैं, इन वन वाइब्रेशन वन कंप्रेशन एंड वन रियर फ्रैक्शन इज फॉर्म, ठीक है। ओके, तो अगर एक सेकंड में 50 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एक सेकंड में अगर 50 वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो एक सेकंड में कितने कंप्रेशंस बन रहे होंगे? 50। क्योंकि हर वाइब्रेशन में एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन बन रहा है। तो एक सेकंड में अगर 50 वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो 50 कंप्रेशंस और 50 रियर फ्रैक्शंस बन रहे होंगे, isn't it? 50 कंप्रेशंस एंड 50 रियर फ्रैक्शंस। तो हम बोल सकते हैं, आप समझ जाएंगे इस बात को, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव is the number of compressions or rear fractions, आपको फुल लिखना पड़ेगा, is the number of compressions or rear fractions formed in 1 second, ठीक है। तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। वैसे टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इज द टाइम बिटवीन टू successive compressions or 2 successive rear fractions। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है फॉर साउंड।
लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। यहां पे मैं दो इवेंट्स करूंगा, आपको बताना है कि किस इवेंट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, दोनों इवेंट्स में मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। देखो पहला इवेंट करता हूं, आप ध्यान से देखना, ये पहला इवेंट। ठीक है, आपने देखिए बहुत जल्दी जल्दी मैंने लाइंस बनाई। दूसरा इवेंट, ओके, तो आपने दोनों इवेंट देखे। किस इवेंट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस इवेंट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बताएं आप। देखो इस केस में आपने नोट किया होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी लाइन ड्रॉ कर रहा था, यानी कि 1 सेकंड की हम बात करें तो इस केस में मैंने 1 सेकंड में ज्यादा लाइंस ड्रॉ की होंगी और इस केस में कम लाइंस ड्रॉ की होंगी। तो क्योंकि इस केस में मैंने ज्यादा लाइंस ड्रॉ की होंगी 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। साउंड का ग्राफ बनाया है मैंने। ग्राफ का क्या मतलब होता है थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो एक केस में हमने ऐसा ग्राफ बनाया है और एक केस में ऐसा ग्राफ बनाया है। किस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ग्राफ देख के आपको बताना है। बहुत सिंपल है, जैसा क्वेश्चन ये था बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको सोचना है। किस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सोचिए आप। देखो इस केस में आप देखो, ये जो ग्राफ है बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है। देखो यहां से यहां तक एक साइकिल है कि नहीं, एक साइकिल, फिर यहां से यहां तक एक दूसरी साइकिल है, फिर यहां से यहां तक एक दूसरी साइकिल है। ठीक है, इस केस में हम देखेंगे तो यहां से यहां तक एक साइकिल है, फिर यहां से यहां तक एक साइकिल है। ठीक है, तो किस केस में ग्राफ जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि इस केस में जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है, तो इसमें जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी और इस केस में फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लेस होगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि यहां पे हुआ था। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ टाइम पीरियड दिस। कोई साउंड वेव है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, आपको तो रिलेशन पता ही है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड आएगा 0.05, तो ये आएगा हमारे पास 20 हर्ट्ज। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। नाउ द नेक्स्ट टर्म जो हम देखना चाहते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ये बहुत सिंपल सा टर्म है। सपोज करो ये जो लेडी है वो बोलती है, ठीक है, तो वो जो लेडी बोल रही है तो उसका जो साउंड है वो आगे की तरफ जा रहा होगा। तो जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रहा होगा उसी को हम सिंपली क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। थोड़ा टेक्निकल टर्म में भी इसको हम समझ सकते हैं। जब ये लेडी बोल रही होगी तो कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस बन रहे होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस बनते हैं। तो देखो जैसे मैं कंप्रेशंस बना रहा हूं, ठीक है, और दो कंप्रेशंस के बीच में क्या होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन। तो जब ये लेडी बोल रही है तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बन रहे होंगे और ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे, आगे तरफ मूव कर रहे होंगे। तो जिस वेलोसिटी से ये आगे तरफ मूव कर रहे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो हालांकि इसका डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी with which compressions and rarefractions move ahead is called velocity of sound waves. Okay, a very simple thing. अब देखो कई सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए साउंड से रिलेटेड, उसमें से 3 टर्म खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, जिसको जनरली सिंबल V से डिनोट किया जाता है। V मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, जिसको सिंबल F से डिनोट किया जाता है। उससे पहले हमने पढ़ा था वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, तीनों का क्या मतलब है ये भी आप समझ चुके हैं। इन तीनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्या इक्वेशन होता है वो, वेरी सिंपल, V इक्वल्स टू F इंटू वेवलेंथ, ये इक्वेशन होती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। जैसे लेट्स डू दिस एग्जांपल। तो क्या क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज दिस। एक साउंड
वेव है उसकी वेवलेंथ इतनी दी हुई है, तो नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वेवलेंथ इज 1.6 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज दिस, साउंड वेव की वेलोसिटी भी दी हुई है, दैट इज 343.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी दी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो v की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो 343.4 हो जाएगा जो दिया हुआ था। फ्रीक्वेंसी में निकालना है और वेवलेंथ भी हम पुट कर सकते हैं 1.7 × 10⁻² मीटर। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट f एज 343.4 डिवाइड बाई 1.7 × 10⁻²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.02 × 10⁴ इतना आएगा। और यूनिट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल। लेट्स सी दिस गुड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले जो भी डेटा दिया हो वो हमें लिख लेना चाहिए। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2k हर्ट्ज। ये k का मतलब जानते हो आप? k का मतलब होता है किलो। तो हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर, और उसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना है? 35 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.35 मीटर, ओके। सो आप ध्यान दें कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। वेवलेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, लेकिन उसकी SI यूनिट क्या होती है? हमने देखी है, मीटर होती है, मीटर। इसलिए मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, लेकिन उसकी SI यूनिट होती है हर्ट्ज, तो हमने इसको हर्ट्ज में लिखा है। किसी भी फॉर्मूले को यूज करने से पहले ये काम करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ये दोनों चीज दी हुई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अभी हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम लिख देंगे 2 × 10⁻³ और वेवलेंथ की जगह पे लिख देंगे 0.35 मीटर। तो यह आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड, 700 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड ऑफ साउंड वेव। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर? तो साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है? 700 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? ये जो डिस्टेंस है इसको SI यूनिट में कितने लिखेंगे? 1500 मीटर, SI यूनिट में इतना लिखेंगे। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? क्या करेंगे? अब यहां पे हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने पहले भी देखा है फिजिक्स के चैप्टर्स में या मैथ्स में भी देखा होगा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी पता है, दैट इज 700 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो हमें ट्रैवल करवाना है SI यूनिट में, दैट इज 1500 मीटर, और टाइम हमें निकालना है, राइट। यहां से जब आप टाइम निकालेंगे तो यू विल गेट दिस डिवाइड बाय 700। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट समथिंग लाइक 2.143 सेकेंड्स, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना रिजल्ट आ जाएगा। सो दैट इज आवर आंसर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 100 हर्ट्ज। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी दिया होता है उसको लिख लेना चाहिए। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हर्ट्ज है, ठीक है। SI यूनिट में ही है तो कोई टेंशन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। साउंड की वेलोसिटी भी दी है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे आपको ये दो डेटा दिखे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वेवलेंथ? ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से, जैसा कि हम निकालते हैं। तो वेलोसिटी की जगह पे 300, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 100 और ये वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हो जाएगी हमारी 300/100, सो दैट विल बी 3 मीटर्स। दिस इज वेवलेंथ, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा था? लेट्स हैव अ लुक। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने देखा है कि साउंड वेव में कंप्रेशंस होते हैं, ठीक है, ऐसे कंप्रेशंस होते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। कंप्रेशन के बीच में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो उसने पूछा है कि एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ऐसी चीज हम पहले देख चुके हैं। अगर हम ये डिस्टेंस देखें,
दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना होता है? वेवलेंथ के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ये हमने देखा है पहले, याद करें आप, कितना होगा आप सोचें, ये होगा वेवलेंथ बाय 2। ठीक है, तो जो डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है वो है वेवलेंथ बाय 2, मतलब 3/2 इक्वल्स टू 1.5 मीटर। सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 100 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, ध्यान दें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। 100 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड में 100 साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज 1 मीटर। ठीक है, फाइंड दीज 3 थिंग्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता करनी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को पता करते हैं। तो उसके लिए आप देखें, ध्यान देंगे आप, क्या दिया हुआ है? 100 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, यानी 4 सेकेंड्स में 100 साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 सेकेंड में कितनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी? 100/4, दैट विल मीन 25 साउंड वेव्स। तो 1 सेकेंड में 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यही तो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज 1 सेकेंड में कितनी बार होती है, 1 सेकेंड में कितनी बार होती है। तो 1 सेकेंड में कितनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है? 25। तो यही फ्रीक्वेंसी होगी। तो विल राइट डाउन दैट फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 25 हर्ट्ज यूनिट। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अब क्या करना है? वेवलेंथ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। तो देखें, साउंड में हमने देखा है कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेशंस बनाए मैंने, और उनके बीच में क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन। तो बोला जा रहा है कि 2 कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। देखिए आप, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज 1 मीटर। 2 कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। और ये डिस्टेंस क्या होता है? यही तो वेवलेंथ होता है, यानी वेवलेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ भी आ गया। अब वेलोसिटी कैसे आएगी? देखिए आप, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, वेवलेंथ हमें पता है, तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तो एकदम याद होना चाहिए आपको। वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज, वेवलेंथ इज 1 मीटर, तो वेलोसिटी आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात थोड़ी सी और करेंगे हम। तो हमने देखा कि साउंड किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो वेलोसिटी है वो कई चीजों पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। बात समझिए आप, साउंड जो है वो आगे की तरफ जाती है, तो वो जल्दी से आगे भी जा सकती है और धीरे धीरे भी आगे जा सकती है। तो वो जल्दी आगे जाएगी या धीरे धीरे आगे जाएगी, वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। किन चीजों पे डिपेंड करता है वही मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो चीज है जिसपे ये डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मीडियम। क्या मतलब इसका आप समझें। आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है और गैस में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स ही मैंने आपको बताए थे। तो देखो, जब वो सॉलिड में ट्रैवल कर रही है तो अलग मीडियम में ट्रैवल कर रही है, लिक्विड में ट्रैवल कर रही है तो अलग मीडियम है, और गैस में ट्रैवल कर रही है तो अलग मीडियम है। तो अलग अलग मीडियम में उसकी वेलोसिटी अलग होती है। जैसे सॉलिड में जब ट्रैवल करती है, सॉलिड में साउंड जब सॉलिड में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, फास्टेस्ट। जब वो लिक्विड से होकर ट्रैवल कर रही होती है तो वो थोड़ी स्लो ट्रैवल कर रही होती है, और जब वो गैस से होकर ट्रैवल कर रही होती है तो वो स्लोएस्ट ट्रैवल कर रही होती है, स्लोएस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड है एयर में वो है लगभग 334 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर में, हवा गैस है, उसमें लगभग इतनी स्पीड होती है। वाटर में अगर हम साउंड की स्पीड की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एयर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो उसमें उसकी स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं वाटर में ज्यादा स्पीड होती है क्योंकि वो लिक्विड है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आयरन से जब साउंड ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड जो होती है दैट इज 5130 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सॉलिड में जब साउंड ट्रैवल करती है तो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, लिक्विड में कम फास्ट ट्रैवल करती है, और एयर में तो स्लोएस्ट ट्रैवल करती है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए आप, यहां पे 3 स्पीड्स मैंने लिखी है, 300 मीटर पर सेकेंड,
200 मीटर पर सेकेंड एंड 5000 मीटर पर सेकेंड, ये तीन स्पीड्स लिखी है, साउंड की स्पीड है तीनों। लेकिन एक जो है वो सॉलिड में है, इसमें से एक स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड है किसी सॉलिड में, दूसरी किसी लिक्विड में और तीसरी किसी गैस में। ठीक है, आप समझ में बात, तीन स्पीड्स मैंने लिखी है, उसमें से एक स्पीड जो है वो सॉलिड में है, एक लिक्विड में है और एक गैस में। आपको पता करना है कौन सी किस में होगी, क्या लगता है आपको? देखो आप इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, तो मोस्ट लाइकली ये सॉलिड की स्पीड होगी, किसी सॉलिड की स्पीड होगी। उसके बाद ये नंबर आता है, ठीक है, और ये सबसे छोटी स्पीड है, सबसे छोटी। तो साउंड की स्पीड सबसे कम किस में होती है? गैस में, गैस में। तो ये शायद किसी गैस में होगी स्पीड, और ये जो बीच वाली स्पीड आप समझ ही गए होंगे, ये शायद किसी लिक्विड में साउंड की स्पीड होगी। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, गैस में स्लोएस्ट ट्रैवल करता है और लिक्विड में दोनों के बीच में। ओके, तो पहला फैक्टर हमने देख लिया, अब टाइम है दूसरे फैक्टर के देखने की। दूसरा फैक्टर जिसपे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ मीडियम। टेम्परेचर ऑफ मीडियम, जैसे कि आप देखें, आप सोचें कि विंटर का टाइम है और समर का टाइम है, विंटर का टाइम है और समर का टाइम है, तो क्या होगा? विंटर के टाइम पे टेम्परेचर लो होगा, ठंड होती है, टेम्परेचर लो होगा, और समर के टाइम पे गर्मी होती है, टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। तो उस टाइम पे जब साउंड ट्रैवल करती है, उस टाइम पे जब आप बोलते हो विंटर में, तो जब साउंड ट्रैवल करती है तो वो स्लोली ट्रैवल करती है थोड़ा सा, और समर के टाइम में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एकदम फास्टली ट्रैवल करती है थोड़ा। ठीक, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्पीड क्या होती है? ज्यादा। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि हायर टेम्परेचर मीन्स हायर स्पीड, हायर टेम्परेचर मीन्स हायर स्पीड। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं कि जब एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जो साउंड की स्पीड होती है उसमें दैट इज अराउंड 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कम टेम्परेचर है हवा का, तो इतनी स्पीड होती है। और जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो स्पीड हो जाती है साउंड की, क्या लगता है आपको कितनी होनी चाहिए? इससे ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? अरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो अब जो स्पीड आती है वो 344 मीटर पर सेकेंड आती है। ठीक, तो वेरी क्लियरली एंड वेरी इजीली, अगर टेम्परेचर ज्यादा है मीडियम का तो साउंड ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। ओके, नाउ टाइम टू सी द थर्ड फैक्टर। हालांकि ये दो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम। ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हैं आप? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब हवा में कितना मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करेगा कि साउंड की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, जैसे रेनी सीजन में क्या होता है? ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। इन रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इज हाई, मतलब हवा में ज्यादा नमी होती है, और जब हवा में ज्यादा नमी होती है तो साउंड की स्पीड जो है वो भी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वेरी सिंपल, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो साउंड की स्पीड भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कौन से तीन फैक्टर्स हैं जिस पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। एक बार रिकॉल करते हैं, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। दूसरा टेम्परेचर ऑफ मीडियम, तीसरा ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम। इन तीनों चीजों पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एज वी हियर इट। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हम अलग अलग आवाजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये अलग टाइप की आवाज है, ये अलग टाइप की आवाज है। तो साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। सबसे पहले और सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। जैसे कुछ साउंड बहुत लाउड होती हैं और कुछ कम लाउड होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाउडनेस तो आपने देखा, तो लाउडनेस के बेसिस पे दो साउंड को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा और मैं आपको एग्जांपल देके और समझाने की कोशिश करता हूं।
जैसे सपोज हम ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल लेते हैं। ओके, हमने देखा कि ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को टैप करते हैं। सपोज करो इस केस में हम ट्यूनिंग फॉर्क को लाइटली टैप करते हैं, लाइटली टैप करते हैं, और दूसरे केस में हम बहुत स्ट्रांगली टैप करते हैं। ठीक है, क्या होगा? इसमें हम हल्का सा टैप कर रहे हैं, हल्का सा, तो क्या होगा? ये हल्का हल्का आगे पीछे जाएगा, हल्का हल्का आगे पीछे जाएगा। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा हल्का हल्का। इसको बहुत कस के मार दिया, बहुत कस के मार दिया, तो ये तो बहुत ज्यादा आगे पीछे जाएगा, बहुत ज्यादा आगे पीछे जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो टू एंड फ्रो मोशन होगा वो थोड़ा थोड़ा होगा, और इसमें जो टू एंड फ्रो मोशन होगा बहुत ज्यादा होगा। किस केस में आपको लगता है लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी? आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इस केस में जिसमें आपने कस के मारा है, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी उसमें, लाउडर साउंड, लाउडर साउंड। और इस केस में लेस लाउडर। तो हम एक्चुअली यहां पे लिख सकते हैं कि लाउडर साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन sound producing object vibrates by larger amount, by larger amount। सही बात है। जैसे ये ग्राफ देखें आप, ऐसे ग्राफ्स मैंने आपको समझाया पहले। साउंड के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये एक साउंड का ग्राफ है और ये दूसरे साउंड का ग्राफ है। दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो एम्पलीट्यूड है, ये डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, याद होगा आपको, वो एम्पलीट्यूड लेस है। लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज है, लार्ज एम्पलीट्यूड। सही है। तो क्या होगा कि ये जो साउंड है ये बहुत लाउड होगी, ये लाउडर होगी, और ये जो साउंड है ये उतनी लाउड नहीं होगी, सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट। तो टेक्निकली क्या होता है कि जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वो लाउडर होती है, जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है वो कम लाउड होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लाउडर साउंड हैज मोर एम्पलीट्यूड, हैज मोर एम्पलीट्यूड। ओके, अब हम पिच की बात करते हैं। पिच को समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन के बारे में सोचें। सपोज करो आपका मोबाइल फोन बजता है और उधर अननोन नंबर, अननोन नंबर। आई होप कि मम्मी पापा ने आपको मोबाइल फोन दे रखा होगा, तो आपका मोबाइल फोन बजता है, उस पर अननोन नंबर, आपको नहीं पता कौन फोन कर रहा है आपको। आप फोन उठाते हो, उधर से साउंड आती है, किसी की बात करने की आवाज आती है, आपको नहीं पता कि कौन बोल रहा है, लेकिन आप ये तुरंत जजमेंट ले लोगे कि एक लड़की बोल रही है या एक लड़का। होता है ना ऐसा? तो लड़की की आवाज है या लड़के की आवाज है, ये तुरंत हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की आवाज अलग टाइप की होती है। तो दोनों की आवाज में जो डिफरेंस है वही पिच कहलाता है, वही पिच कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो लड़कियों की वॉइस होती है, गर्ल्स वॉइस, वो बहुत श्रिल टाइप की होती है, तीखी टाइप की होती है ना, आपने ध्यान दिया होगा, श्रिल और तीखी टाइप की होती है, कान में चुभती है। लेकिन जो लड़कों की वॉइस होती है वो जनरली भारी होती है, बैठी हुई होती है, हैवी टाइप की होती है, हैवी टाइप की। ठीक, तो ऐसी जो वॉइस होती है लड़कों टाइप की, जो भारी बैठी हुई हैवी वॉइस होती है, उसको हम बोलते हैं कि इट हैज लो पिच, इट हैज लो पिच। और जो लड़कियों जैसे श्रिल आवाज होती है उसको हम बोलते हैं हाई पिच। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, आपको और क्लियर होगा। आप ध्यान देना, उसमें पहली वॉइस हाई पिच की होगी और दूसरी लो पिच की। लड़के या लड़की की वॉइस नहीं होगी, कोई अलग होगी, बट पहली हाई पिच की और दूसरी लो पिच की। ध्यान से सुनना, देखो, ध्यान दो। श्रिल है, हाई पिच है, हाई पिच। हाँ, हैवी हैवी हैवी, लो पिच, लो पिच। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहली वाली आवाज थोड़ी तीखी थी तो हम बोलेंगे उसके पास हाई पिच थी, बाद वाली आवाज थोड़ी हैवी थी तो हम उसको बोलेंगे कि उसके पास लो पिच थी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक लॉयन और ये एक कैट। जब ये लॉयन दहाड़ता है, दहाड़ता है, शायद में सुनिए, बहुत हैवी टाइप की आवाज होती है इसकी, बहुत भारी बैठी हुई। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसकी जो आवाज है वो लो पिच है, लो पिच, हैवी टाइप की। तो जब कैट म्याऊ म्याऊ करती है तो बहुत श्रिल टाइप की आवाज होती है इसकी, और हम बोलते हैं इसका जो साउंड है उसका हाई पिच है। ठीक है, ऐसे तो आपने दोनों की आवाज सुनी होगी, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं तो और समझ में आएगा। पहली आवाज आप ध्यान देना लॉयन की होगी और दूसरी बिल्ली की।
आपने ध्यान से सुना हो तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलो आप भी क्या याद करोगे, एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं। करीना कपूर गर्ल, इसकी वॉइस आप सुनोगे तो श्रिल होगी। श्रिल मतलब हाई पिच, हाई पिच। अमिताभ बच्चन जाने जाते हैं अपनी हैवी वॉइस के लिए, इनकी वॉइस बहुत हैवी है, मतलब लो पिच, लो पिच। तो आप सुनो इनकी आवाज ध्यान से, पहले करीना कपूर की आवाज आएगी, फिर अमिताभ बच्चन की। ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल। Well, thank you so much, Helen Auntie, for coming up here and giving me the opportunity to shake a leg with you. It's truly, truly a dream come true. और दर्शक जो इस वक्त मुझे देख रहा है उसे मैं अमिताभ बच्चन विनम्रता पूर्वक प्रणाम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल करता हूं। तो देखा आपने, तो हम समझ चुके हैं कि अब पिच का क्या मतलब होता है। ठीक है, हाई पिच मतलब श्रिल वॉइस, लो पिच मतलब हैवी वॉइस। अब देखो मैं एक चीज और आपको बताता हूं, हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, फ्रीक्वेंसी की बात। तो जो हाई पिच साउंड होती है ना, हाई पिच साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। और जो लो पिच साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। इसका मतलब है कि लॉयन जब बोलता है, लॉयन जब बोलता है तो लो पिच है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। कैट जब बोलती है तो उसकी हाई पिच होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। बड़ा सिंपल है याद रखना, हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी। वैसे करीना कपूर की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या फिर अमिताभ बच्चन की, बताएं आप, बताएं किसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऑब्वियसली करीना कपूर का हाई पिच है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अमिताभ बच्चन का आवाज जो है वो लो पिच का है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी। समझ गए होंगे आप मेरी बात। जैसे कि और एक बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों ग्राफ को आप देखें। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इससे बेसिक क्वेश्चन भी देख चुके हैं। ये एक साउंड का ग्राफ है और ये एक दूसरे साउंड का ग्राफ है। ठीक है, कौन सा जो ग्राफ है, कौन सा जो ग्राफ है वो ज्यादा पिच को डिनोट कर रहा है, कौन सा ग्राफ ज्यादा पिच को डिनोट कर रहा है। देखो जैसे हमने इस क्वेश्चन को करते टाइम बात की थी कि ये जो ग्राफ है देखो वो जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है। ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे रिपीट हो रहा है, धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। ओके, तो जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ध्यान दे, लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब हाई पिच का साउंड होगा, ये हाई पिच। ठीक है, हाई पिच। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम है मतलब ये लो पिच का साउंड है। इसका मतलब इस आवाज को हम सुनेंगे तो बैठी हुई आवाज सुनाई देगी हमें, बैठी हुई भारी। इसको सुनेंगे तो ये हमें बहुत श्रिल टाइप की तीखी आवाज सुनाई देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हाई पिच साउंड या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, लो पिच या लो फ्रीक्वेंसी साउंड का ग्राफ जो है वो इस तरीके का दिखेगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब देंगे इसका सोच के। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इससे आवाज प्रोड्यूस हो रही है और ये 50 वाइब्रेशंस कर रहा है एक सेकंड में। 50 वाइब्रेशंस कर रहा है एक सेकंड में, मतलब आगे पीछे जा रहा है और एक सेकंड में 50 बार वाइब्रेशन कर लेता है। ये दूसरा साउंड सोर्स है, ट्यूनिंग फॉर्क। ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेशन करके, लेकिन ये 500 वाइब्रेशन कर रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड में 500 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो किस केस में ज्यादा पिच की साउंड सुनाई देगी, किस केस में ज्यादा पिच की साउंड सुनाई देगी, क्या लगता है आपको? सोचें पॉज करके और फिर बताएं। देखो इस केस में ये एक सेकंड में कम वाइब्रेशन कर रहा है, कम वाइब्रेशन कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में वो जितना वाइब्रेशन करता है वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, और इस केस में फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। सही बात है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब हाई पिच। ठीक है, इस केस में लो पिच। तो इस केस में जब आप सुनोगे आवाज तो आपको बहुत श्रिल टाइप की आवाज सुनाई देगी, और इस केस में लो है तो पिच हैवी टाइप की आवाज सुनाई देगी। एक और क्वेश्चन पूछने की गुस्ताखी करता हूं मैं। दो साउंड है मेरे पास, एक है लो पिच की साउंड और एक है हाई पिच की साउंड। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो कंप्रेशंस बनते हैं और रेयर फ्रैक्शंस भी बनते हैं। ठीक, तो आपको बताना है किस वाले साउंड में ज्यादा कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन बन रहे होंगे, किसमें ज्यादा? इसमें ज्यादा कंप्रेशंस बन रहे होंगे एक सेकंड में, या इसमें ज्यादा कंप्रेशंस बन रहे होंगे एक सेकंड में? ये बताना है, क्या लगता है? इस एग्जाम्पल की आप हेल्प ले सकते हो, इसके हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। हो सकता है आपने सोची भी आओ, नहीं सोचा तो आप पॉज करके भी सोच सकते हैं। लो पिच, लो पिच होगा मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? लो होगी। हाई पिच मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? हाई होगी।
ठीक है, जैसे देखो इस केस में लो फ्रीक्वेंसी है, लो पिच होने पे 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में ये 50 बार आगे पीछे कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में ये 50 कंप्रेशंस बनाएगा, 1 सेकंड में 50 कंप्रेशन बनाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 होती है तो इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में 50 कंप्रेशंस बनते हैं। ठीक है, वैसे इस केस में जब हाई पिच था, जैसे फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो यानी कि 1 सेकंड में ये 500 कंप्रेशंस बनाएगा, 500 कंप्रेशंस बनाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है कि जितनी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, उतने ही कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शन वो 1 सेकंड में बनाता है। तो शायद आपको जवाब मिल गया है कि हाई पिच है, हाई पिच तो हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब ज्यादा कंप्रेशंस बन रहे हैं, ज्यादा कंप्रेशंस। तो इस केस में मोर कंप्रेशंस, ठीक, एंड रिफ्रैक्शंस, और इस केस में लेस कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, सब कुछ मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपको कि श्रिल वॉइस होती है और कोई एक हैवी वॉइस होती है। ठीक है, लड़कियों की श्रिल, लड़कों की हैवी। श्रिल वॉइस है तो हम बोलते हैं कि हाई पिच है, हैवी वॉइस है तो हम बोलते हैं लो पिच है। ठीक है, हाई पिच की जो वॉइस होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लो पिच की जो वॉइस होती है उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की अब जो वॉइस है, मतलब उसमें ज्यादा कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस बनते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी की जो है उसमें लेस कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस बनते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी है। थर्ड इज क्वालिटी, क्वालिटी को टिम्बर भी बोलते हैं। तो देखो अभी तक हमने देखा कि लाउडनेस और पिच, लाउडनेस और पिच के बेसिस पे हम दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अगर लाउडनेस अलग है तो हमें पता चलेगा अलग अलग साउंड है, पिच अलग है तो हमें पता चलेगा अलग अलग साउंड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाउडनेस और पिच सेम होते हैं, सेम होते हैं, तब भी साउंड अलग अलग होती है और हमें पता भी चल जाता है। दो साउंड होगी जिनका लाउडनेस सेम होगी, पिच भी सेम होगी, लेकिन तभी भी हमें पता चल जाएगा कि दोनों डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वायलिन एंड फ्लूट, वायलिन एंड फ्लूट। ठीक, दोनों इंस्ट्रूमेंट को ऐसे प्ले किया जा सकता है ताकि लाउडनेस और पिच दोनों सेम हो, ताकि लाउडनेस और पिच दोनों सेम हो, ऐसे दोनों को प्ले किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन तब भी हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देते हैं। जैसे मैं आपको सुना के दिखाता हूं, आप बताना कि पहले वायलिन बज रहा है या पहले फ्लूट बज रहा है। सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाला जो था वो वायलिन था और जो सेकंड वाला था वो क्या था, फ्लूट था। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग साउंड है, उनकी लाउडनेस और पिच सेम है, तो भी हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, और जिस प्रॉपर्टी का डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उसको बोलते हैं टिम्बर या क्वालिटी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टिम्बर या क्वालिटी इज दैट feature of sound, yeah, that characteristic of sound which enables us to distinguish between two sounds of same loudness and same pitch. Okay? तो ये थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं साउंड्स को। हम पता कर सकते हैं कि ये साउंड अलग है और ये अलग है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, नई टाइप की चीजें देखते हैं। म्यूजिक क्या होता है और नॉइज क्या होता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, उसमें 2 साउंड्स होंगी, आपको बताना है कौन सा म्यूजिक है, कौन सा नॉइज है और कौन सा म्यूजिक। सो लेट्स सी। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, जो साउंड आपने बाद में सुनी वो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, वो नॉइज थी, नॉइज। और जो आपने पहले सुनी वो आपको अच्छी लगी होगी, वो था म्यूजिक। तो हम बहुत सिंपली ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूजिक
इज द साउंड दैट इज प्लीजेंट टू हियर। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स की, गिटार, तबला, वायलिन। नॉइज को डिफाइन कर सकते हैं, साउंड दैट इज नॉट प्लीजेंट टू हियर, जैसे कि ट्रैफिक नॉइज। लेट्स सी व्हाट इज टोन एंड व्हाट इज नोट। अगर आप किसी म्यूजिशियन से बात करेंगे ना, तो वो टोन और नोट की बहुत बात करते हैं। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो साउंड होती है हमारे पास, कोई भी जो साउंड होती है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी हो सकती है 100 हर्ट्ज, ठीक। तो कोई भी जो साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन डे टू डे लाइफ में ज्यादातर जो साउंड हम सुनते हैं, डे टू डे लाइफ में ज्यादातर जो हम साउंड सुनते हैं, उनमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड होती है, मेनी फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड। जैसे कि हम बोलते हैं, तो उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स होती हैं। हो सकता है कि उसमें 100 हर्ट्ज भी हो, 200 हर्ट्ज भी हो, 1000 हर्ट्ज भी हो, 240 हर्ट्ज भी हो। ये सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकता है मिक्स्ड हो, ठीक है। तो जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो साउंड होती है जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, वो थोड़ी सिंपल टाइप की होती है, और जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती है। जैसे मैं आपको फिर से एक ऑडियो सुनाता हूं, सिंपल टाइप की नॉइज है, ऐसी एक ही फ्रीक्वेंसी है इसमें, सिंपल टाइप की है। देख सकते हैं, अभी देखिए, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स है इसमें, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। देखिए कितना वेरिएशन है साउंड में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले वाली साउंड थी वो बहुत सिंपल थी, उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी थी, एक ही फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओनली वन फ्रीक्वेंसी। और बाद वाले जो साउंड थी उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स थी, इसलिए वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की साउंड थी। तो ऐसे जो साउंड्स होते हैं जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं टोन, और ऐसे जो साउंड्स होते हैं जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स होती है उसको बोलते हैं नोट। तो हम डेफिनेशन भी ले सकते हैं, टोन इज अ साउंड having single frequency, and note is a sound which is formed by mixture of many frequencies। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें।